हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित तनवर। मैंने यूट्यूब पर एक नया चैनल स्टार्ट किया है SRT फाइनेंस मिशन नाम से। और इस चैनल पर मैं पर्सनल फाइनेंस, शेयर मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं शेयर मार्केट के ऊपर एक प्लेलिस्ट सीरीज़ जो है लेके आ रहा हूँ, और जिसके अंदर मैं बेसिक कंसेप्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड जैसे कि डिविडेंड शेयर मार्केट, सेंसेक्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स इस प्लेलिस्ट में मैं जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हम जानेंगे शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट। ये किस चीज़ का पार्ट है? जो कंपनी होती है तो उसका जो ओनरशिप होता है, यानी उसका जो मालिकाना हक होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसके मालिकाना हक को, उसके स्वामित्व को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन एक पार्ट को हम बोलेंगे शेयर। और जिसके पास उस कंपनी के 20 इक्वल जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए थे वो उस कंपनी का 20% तक मालिक होगा, वो शेयर्स हैं। जिसके पास 50 शेयर्स हैं वो उस कंपनी का 50% तक मालिक होगा। ये मैंने आपको 100 इक्वल डिवाइड किए हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ये ओनरशिप होती है, ये करोड़ों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इन्हें हम बोलते हैं शेयर्स। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं HDFC बैंक का। HDFC बैंक का वर्तमान में 554 करोड़ 47 लाख शेयर्स हैं, यानी कि इतने इक्वल पार्ट्स उस कंपनी के जो है मालिकाना हक के कर रखे हैं। और अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे को इस कंपनी में 1% का मालिकाना हक चाहिए, यानी मैं इस कंपनी का कम से कम 1% तक मालिक हूँ, तो उसको कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर सामने आता है कि उसको लगभग 5,54,47,000 शेयर्स उस कंपनी के खरीदने होंगे। उस कंपनी के इतने शेयर्स जब वो ओन करेगा तो वो 1% का मालिक बनेगा। और आज के समय में HDFC बैंक का एक शेयर 1560 रुपये का है। यदि एक शेयर 1560 रुपये का है और उसको 1% शेयर्स खरीदने हैं तो उसको कुल 8,649 करोड़ 73 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे ताकि वो 1% शेयर्स खरीद सके और HDFC बैंक का 1% का मालिक बन सके। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो उस कंपनी का उतना ही बड़ा मालिक माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, तो हम सीधा कहते हैं कि मुकेश अंबानी। लेकिन सिर्फ मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक नहीं हैं, लेकिन उनके पास 70 से 80% रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, इसीलिए सबसे बड़े जो मालिक हैं उस कंपनी के वही हैं। कुछ समय पहले तक मैं भी रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स ओन करता था, तो मैं अपने शेयर्स की वैल्यू तक उस कंपनी का मैं भी मालिक था। लेकिन ये मुकेश अंबानी जी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। तो जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो उस कंपनी का उतना ही बड़ा मालिक माना जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनियां शेयर इश्यू क्यों करती हैं। भला कोई कंपनी जो खुद प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने पास रखे, किसी को अपनी कंपनी में मालिक क्यों बनाने लग गई? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है और वो कंपनी कपड़े बनाती है, और उसका क्या है कि 1 साल के अंदर वो 1 करोड़ के कपड़े बनाने की कैपेसिटी रखती है। और क्योंकि वो कंपनी अच्छा कपड़ा बनाती है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ने लगी। और जिसको सप्लाई करते थे कपड़े, और वो अब एडवांस में 10 करोड़ के कपड़ों की जो है डिमांड कर रहे हैं। उनको 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए के बराबर के कपड़े बनाकर सप्लाई करने हैं XYZ कंपनी को। लेकिन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि उस कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 साल के अंदर 1 करोड़ के कपड़े बना दे। तो अब वो जब कैलकुलेट करने बैठते हैं तो उनको समझ आता है कि अगर वो 10 करोड़ की वैल्यू तक के कपड़े बनाएंगे तो उनको लगभग और मशीन और रॉ मटेरियल एंड जो है एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में लाने के लिए उनको लगभग 5 करोड़ रुपये और चाहिए। और वो कंपनी चाहती है कि उसको 5 करोड़ रुपये और मिल जाए ताकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करे
और फिर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसको 10 करोड़ का ऑर्डर पहले से ही मिल रखा है और अब उसे पैसों की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में कंपनी, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो इस सिचुएशन में कंपनी के पास 2-4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। एक ऑप्शन होता है कंपनी सीधा पब्लिक से लोन ले ले, और कंपनी पब्लिक से लोन डिबेंचर्स के थ्रू ले सकती है। आज हमारा टॉपिक डिबेंचर्स नहीं है, आज हम बात करने वाले हैं किसी और टॉपिक के ऊपर। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है कंपनी के पास, कंपनी अपनी ओनरशिप बेचकर, ओनरशिप पूरी नहीं तो कुछ प्रतिशत ओनरशिप को बेचकर अपने पैसे जो है जुटा सकती है, जिसको जितने पैसों की उसको जो है फिलहाल ज़रूरत है। और अब कंपनी 5 करोड़ रुपए की ओनरशिप को बेचकर जो है पैसे जुटा सकती है। तो ये थोड़ा हम आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूँगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई भी, कितना मुश्किल नहीं है कि जितना हमें लग रहा है कि भी कंपनी 5 करोड़ रुपए किसी भी बंदे से कैसे ऐसे कोई कैसे पे कर सकता है। तो यहाँ पर एक सिस्टम होता है, कंपनी एक शेयर का एक फेस वैल्यू फिक्स करती है। इस केस में हम मान लेते हैं कंपनी 100 रुपये का एक शेयर का फेस वैल्यू रखती है, तो वो 5 करोड़ रुपए रेज करने के लिए 5 लाख शेयर्स इशू करेगी और 100 रुपये का एक होगा, और इस तरह से वह कंपनी 5 करोड़ रुपए जो है पब्लिक से ले सकती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसको पहले से देखते आ रहा हूं, उसको एनालाइज करते आ रहा हूं, उसके बैलेंस शीट, उसके जो है कैश फ्लो वगैरह मैं चेक करके आ रहा हूं, और मुझे पता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये कंपनी फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेगी। तो मैं इस कंपनी में अपने पैसे लगाना चाहता हूँ। अब क्योंकि कंपनी ने शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में, और क्योंकि अब कंपनी ने 5 करोड़ रुपये को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया है 100 रुपये की वैल्यू के मुताबिक, तो अब मैं भी उसको खरीद सकता हूँ। अब मैं 5 लाख रुपए के अंदर 5,000 शेयर्स खरीद कर उस कंपनी का अपनी शेयर्स की वैल्यू तक जो है मालिक बन जाता हूँ। इसी तरह से पब्लिक 5 करोड़ रुपए कंपनी को दे देती है और कंपनी अपनी ओनरशिप का 50% हिस्सा पब्लिक को ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरह से जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो उस कंपनी में उतने ज़्यादा जो है मालिकाना हक रखता है। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी 5 करोड़ रुपए लेती है और उसको जो है अपना कैपेसिटी बढ़ाती है और जो ऑर्डर आया हुआ था उसको कंप्लीट करती है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करती है। अब जब मार्केट ये सब देख रहा है, मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो उस शेयर के प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 100 रुपये में, अब उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसके शेयर के प्राइस 100 से 110 हो गया। अब अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स को बेचूंगा तो मैंने खरीदा तो 5 लाख में था, अब जब मैं उसे बेचूंगा तो वो बिकेंगे 5,50,000 रुपये में। तो यहाँ पे मुझे 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे है, क्योंकि उस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी और उससे उसके प्राइस बढ़े। तो इस तरह से कंपनी का भी फायदा है, क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, उसको बैंक से या पब्लिक से लोन नहीं लेना पड़ा और अपने अंदर पब्लिक को जो है पार्टनरशिप दे दी, एक तरह से मालिक बना लिया। और जब प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट जो है उनका भी होता है, लेकिन वो डिसीजन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉफिट को इन फ्यूचर होल्ड करके रखेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर वो कुछ प्रतिशत डिविडेंड में देंगे या नहीं देंगे। ये एक अलग टॉपिक है डिविडेंड का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर शेयर्स इशू करने का कंपनी को एक फ़ायदा और हो जाता है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी तो कंपनी को बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरह से पब्लिक से जब लोन लेती है कंपनी तो उसको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जब कंपनी पब्लिक को अपना पार्टनर, अपना मालिक बना लेती है, कंपनी के अंदर मालिक बना लेती है, तो उसको ब्याज नहीं देना होता। उसको जो प्रॉफिट होता है वो होता है जब उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं या कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर जो शेयर्स होल्डर होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, ये उनके खुद का डिसीजन है कि वो उस कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है कि वो कंपनी 5 करोड़ का मिसयूज कर दे और उसके जो शेयर प्राइस हैं वो 100 रुपये से कम हो करके 70 रुपये हो जाए, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी वो
वो अब रह जाएगी 3.5 लाख की। तो वो मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं इस कंपनी के अंदर ओनरशिप लेना चाहता हूँ या नहीं। तो इस तरह से कंपनी की भी जो फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है शेयर्स को इश्यू करके। और जो इन्वेस्टर बैठे होते हैं, जो कंपनियों में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं, उनकी भी जो है रिक्वायरमेंट पूरी रहती है इस तरह की कंपनियों के आईपीओ में अपने जो है पैसे लगा करके, उन कंपनियों के शेयर्स को खरीद करके। आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही समझना था कि शेयर्स होते क्या हैं, और हमने साथ में यह भी समझ लिया है कि शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, क्योंकि कंपनियों को पैसों की जो है ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सलाह हमारे लिए है, कोई सुझाव हमारे लिए है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप उन्हें भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट कर रखा है, जिसके ऊपर मैं कुछ समय से आर्टिकल्स भी अभी जो है पब्लिश कर रहा हूँ, जो कि srtfinance.com वेबसाइट के नाम से अभी फ़िलहाल ऑपरेट हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करें। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।